So we'll start with first question of magnetism and magnetic materials. So we'll start with magnet and its properties. So हमने already we have seen some properties just in the last lecture. अगर आपको याद होगा हमने हिस्टेरिसिस लूप देखा था कल, याद है क्या? अगर वो पता होगा तो पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा. Which of the following is the most suitable material for making permanent magnets? तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए विच वन इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल? स्टील, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, निकेल. आपको ये पता होना चाहिए. जो हमने कल देखा था हिस्टेरिसिस, तो हिस्टेरिसिस में तुम क्या करते हो? यू प्लॉट एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था हमने? इंटेंसिटी. वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था हमने? टोटल फील्ड. टोटल फील्ड इज द एडिशन ऑफ field due to current and due to magnetization of the sample. तो अगर याद होगा हमने कल ही ये हिस्टेरिसिस लूप देखा था. तो यू मस्ट रिमेम्बर हिस्टेरिसिस लूप में क्या होता है? पहले ऐसा जाता है, फिर तुम करंट वापस जीरो करते हो, वापस आता है, फिर नेगेटिव करते हो, फिर यहाँ आता है, सो ऑन सो फोर्थ. फिर तुम नेगेटिव करंट बढ़ाते हो तो सैचुरेशन हो जाता है. तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ऐसा आता है. फिर यू नेगेटिव मैक्सिमम करंट से, नेगेटिव सैचुरेशन से तुम वापस से करंट इंक्रीज करते हो, जीरो होता है, सो ऑन सो फोर्थ. ऐसा दिस वाज हिस्टेरिसिस लूप. इफ यू रिमेंबर ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, जब तुमने इंटेंसिटी जीरो कर दिया, करंट जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी यू स्टिल हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इसको तुम बोलते हो रिटेंटिविटी. और यहाँ पे एज यू रिमेंबर क्या था ये कोर्सिविटी. तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए वो सब्सटेंसेस सूटेबल होते हैं जिनका कोर्सिविटी हाई हो. दैट इज स्टील. ऑप्शन ए. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन थ्योरी. सब कुछ थ्योरी पे ही बेस्ड है. A uniform magnetic field parallel to the plane of paper, मतलब plane of board. इस board को एक uniform magnetic field है, exist in space initially directed from left to right. तो there is a magnetic field parallel to the plane of board which exists from left to right. ऐसा एक field है. याद रखना. ऐसा बोला है. When a bar of soft iron is placed in the field parallel to it, तो हमने एक बार ऑफ सॉफ्ट आयन इस फील्ड में रख दिया पैरेलल टू द फील्ड. द लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय. तो पहले फील्ड ऐसा था, पैरेलल था, फिर तुमने बार रख दिया, देखो बार दिख रहा है सॉफ्ट आयन का. बराबर. पक्का पक्का. श्योर 100% पक्का. श्योर. गुड. सॉफ्ट आयन का बार तुमने रख दिया यहाँ पे. सॉफ्ट आयन मैग्नेटिक इन नेचर, तो सॉफ्ट आयन मैग्नेट है. तो मैग्नेट में क्या होता है? फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल एंड दे स्टार्ट कर्विंग. अगर याद होगा तो इफ यू रिमेंबर दे स्टार्ट टेकिंग कर्वेचर शेप. तो यू हैव समथिंग लाइक दैट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. अगर मेरे पास यूनिफॉर्म फील्ड था, उसमें मैंने एक सॉफ्ट आयन कहीं रख दिया, तो you start seeing that the lines are now something like that. They will start taking curve shape because loop जैसा बनता है ना, start from north pole and end at south pole, तो they become like a loop. लूप जैसा बनता है. तो जब लूप जैसा बनेगा, तो लूप बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? कर्व होना पड़ेगा. कर्व. बताओ कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन बी, फिगर बी. सिंपल. तो इट इज जस्ट बेसिक आइडिया. अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो लाइंस दे बेसिकली टेक कर्वेचर एंड ट्राई टू फॉर्म लूप्स नॉर्थ टू साउथ. तो ये नॉर्थ तो निकला, साउथ में जाएगा. अगला क्वेश्चन. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट? नो. आर ऑलवेज क्लोज्ड? yes. They form loop? yes. Tend to crowd far away from the poles? no. Do not pass through vacuum? no. So they form closed loops. Then question number 4.
The mathematical equation for magnetic field lines is very good. Del bar dot b bar equal to 0. अब इसका मतलब बता देता हूँ. You are not supposed to derive this. तुमको सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए. अगर मैं एक सिंगल चार्ज लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है हमको. हाँ. सिंगल नेगेटिव चार्ज मिल सकता है हमको. हाँ. लेकिन अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास एक ही पोल हो सकता है क्या? नॉर्थ पोल? नो. उसके पास क्या होता है साथ में? साउथ पोल. चलो तुमने बोला कि एक नॉर्थ एक साउथ है, मैंने बीच में काट दिया. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कट इट इन टू पार्ट, अगर तो उसको कट भी करोगे ना, इफ यू ब्रेक द मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स, इफ यू ब्रेक द मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स, तुम अगर इसको कट भी कर लेते हो तो स्टिल स्टिल ये जो एक पोल था साउथ, ये साउथ रहेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, और ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा. इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट. सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है. उसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है डेल बार डॉट बी बार इक्वल टू 0. ऑप्शन ए. तो यू आर नॉट सपोज टू डिराइव, जरूरत नहीं, से पता होना चाहिए. गुड. Two small bar magnets are placed in a line with like poles facing each other. दो magnets है, they are placed in a line with like poles, south south, they are north north, facing each other. At a certain distance d apart. If the length of each magnet is negligible as compared to d, this is an important statement, very important statement. तुमको मैंने चैप्टर नंबर 10 में मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट में मैं तुमको बताया था समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट डाइपोल. याद है क्या? शॉर्ट डाइपोल क्या था? हमने एक करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे फील्ड निकाला था. याद है? क्या था फॉर्मूला? म्यू 0/2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. फिर हमने उसमें स्पेशल केसेस देखे थे. याद तो रखने पड़ेंगे ना फॉर्मूला. फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होने वाला है. हमने देखा था करंट कैरिंग लूप, एक एक्सियल पॉइंट पे हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू 0/2 आई ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द लूप, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, वेयर दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? x. पक्का पक्का. ये था फॉर्मूला. फिर अगर यही पॉइंट अगर बहुत दूर हो, एक्सट्रीमली अवे हो, फार अवे, गुड, दैट इज फार अवे, तो ऐसे केस में x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको तुम बोलते हो शॉर्ट डाइपोल. अगर वो याद होगा तो क्वेश्चन समझेगा. फॉर्मूलाज विल चेंज ऑफ कोर्स. वो करंट कैरिंग लूप था, यहाँ पे मैग्नेट है, तो हमारे पास दो स्मॉल बार मैग्नेट्स है प्लेस्ड इन लाइंस विद लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस d apart. If the length of the magnet, each magnet is negligible compared to the distance. So for example, this is the distance between two magnets, or the length of each magnet is small, is very small, is very very small compared to the distance. ऐसा है वो. तो length is small. अब आपको क्या पूछा है? The force between them will be inversely proportional to. So force will be inversely proportional to what? d square 1/d square. इनवर्सली ऑलरेडी बोला, फिर ऊपर से 1/d square बोल रहे, तो इनवर्स का इनवर्स मतलब डायरेक्टली हो गया वो. और ऑप्शन नंबर डी, दैट इज d⁴. क्या है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा. तो क्या आएगा? यू हैव टू थिंक, यू हैव टू नो. रिवाइज करके आए क्या? Did you revise? I told you to revise. I just told you to revise 3 formulas. एक था अर्थ का मैग्नेटिज्म के 2-3 फॉर्मूला, और एक था मैंने आपको बोला था कि बार मैग्नेट का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो देख के आना, राइट. और इक्वेटर पे क्या होता है वो देख के आना. डू यू नो व्हाट इज एक्सियल फील्ड? नो, डिड नॉट रिवाइज. देखो ऐसा है, फोर्स बिटवीन टू बोला है. फोर्स बिटवीन टू मतलब एक का फील्ड उसमें दूसरा मैग्नेट. तो मान लेता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्नेट नंबर 1 है, तो फील्ड किसका है? 1 का. उस फील्ड में कौन है? 2. तो 2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, कौन करेगा? 1. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है. हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1? इट इज अगेन सिंपल टास्क.
How do you find out? How do you determine force on 2 due to 1? तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला सिमिलर है. What is the force acting on a single charge in an external field? QE, where Q is charge. Similarly, force acting on a magnet in external field is pole strength into B. और आपको ये फील्ड किसका है? पहले का. फोर्स किस पे लग रहा है? दूसरे पे. तो पोल स्ट्रेंथ किसका है? दूसरे का. इक्वेशन नंबर 1. फिर आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो, कि मैंने जानबूझ के डायग्राम ड्रॉ करके दिया, वी डोंट नीड इट रियली, बट ठीक है. बट यू मस्ट नो कि जब तुम्हारे पास शॉर्ट डायपोल होता है, शॉर्ट डायपोल मतलब मैग्नेट बहुत छोटा है और जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो वो पॉइंट बहुत दूर है और वो एक्सिस पे है, तो उस केस में एक्चुअल फील्ड बन जाता है तुम्हारा म्यू 0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि पहले का फील्ड है उसमें दूसरा मैग्नेट है, तो फील्ड पहले का है तो डायपोल मोमेंट भी पहले का, अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. रिमेंबर ये स्पेशल केस है. दिस इज स्ट्रिक्टली व्हेन द डिस्टेंस d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. करेक्ट? पक्का पक्का श्योर. क्या आ गया? इक्वेशन 2. हाउ डू यू फाइंड आउट पोल स्ट्रेंथ? व्हाट इज डायपोल मोमेंट? पोल स्ट्रेंथ into 2l. 2l. पोल स्ट्रेंथ into distance. Sure. पक्का. Good. So what will be m2? ये आ गया m2. Good. तो बताओ what will be pole strength? m2 by distance. अभी डिस्टेंस को मैं d से डिनोट करूँ, d से रखूँगा, मैं इसको d से डिनोट करने वाला हूँ. गुड. अब नाउ यू विल से, हम तो एक मैग्नेट की बात कर रहे हैं. हाँ सही बात है, बट ये जो सिस्टम इट कैन बिहेव एज अ सेकेंडरी मैग्नेट ऑल्सो. इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है. मैं पूरा सॉल्व करके दे नहीं रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट टेलिंग द स्टेप्स. तो यू हैव टू वर्क इट आउट. जो फाइनल फॉर्मूला तुम्हारा आएगा एंड यू शुड वर्क आउट बिकॉज इट लुक्स लाइक तुमने कुछ भी रिवाइज नहीं किया. तो ये जो फाइनल फॉर्मूला आता है ना, ये आता है म्यू 0/4 पाई 6 m1 m2 बाई d⁴. बट यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस. और ये d³ तो आ ही गया, सिर्फ एक d कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ से आएगा. इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट्स हियर, तो यू गो रिवाइज एंड यू गेट द आंसर. तो बताओगे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? इनवर्स ऑफ d⁴. बट रिमेंबर ये कंडीशन होगी तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड. नथिंग टू राइट. ये सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको. दिस क्वेश्चन, if a magnet of pole strength m, dipole moment नहीं, pole strength कंफ्यूज करने के लिए तुमको यहाँ पे नोटेशन चेंज कर देंगे. हम लोग डायपोल मोमेंट को m बोलते थे, ये किसको बोल रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ को m बोल रहे हैं. तो if a magnet of pole strength m is divided into 4 parts such that the length and width of each part is half of the initial, then the pole strength of each part will be. Good. ऐसा है, हमारे पास है मैग्नेट, इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ L. द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज L मान लेते हैं L. इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सच दैट एक पार्ट हो गया, सच दैट हर एक पार्ट का जो लेंथ है, इसमें से मैं सिर्फ एक पार्ट दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग जस्ट वन ऑफ देम, ऐसा, राइट. सच दैट इसका लेंथ कितना है? इनिशियल का आधा, क्वेश्चन में बोला है. और इसका विड्थ कितना है? इनिशियल का आधा. एंड विड्थ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ ऑफ इनिशियल. तो अगर पहले एरिया ए था तो अभी कितना हो गया? a/2. गुड. तो इन चारों पार्ट्स का व्हाट विल बी द न्यू पोल स्ट्रेंथ? हाउ डू यू फाइंड आउट पोल स्ट्रेंथ?
सी द थिंग इज, तुमको बोला है कि तुमने एक मैग्नेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और चारों का कितना डायपोल मोमेंट है। अगर मुझे किसी भी एक का मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि चारों का सेम ऐसा क्वेश्चन में बता दिया। नाउ यू जस्ट हैव टू नो कि पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, बराबर। तो क्योंकि पहले m डैश बाय m डैश इज द फाइनल पोल स्ट्रेंथ, इट इज a डैश बाय a, right? M dash by m equals to a dash. What is the new area? A by 2. क्यों a by 2? क्योंकि तुमने ऐसा लेंथ के अलॉन्ग काटा उसको, पैरेलल टू लेंथ, तो आधा आधा हो गया ना। तो ऊपर का पार्ट a by 2, नीचे का पार्ट a by 2, तो a by 2 और a हो गया कैंसिल, तो m dash कितना हो गया? m by 2। अगर एक का m by 2 तो चारों का m by 2 है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है हर एक का कितना, हर एक का सेम ही आएगा, फिर तो कितना आएगा? m by 2 ना। तो रिमेंबर नाउ ऑनवर्ड्स, नहीं पता था कोई बात नहीं, पता लग गया तुमको। रिमेंबर चारों पार्ट्स की फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक का निकाल लो। पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तुम दो अलग अलग तरीके से कट कर रहे हो, अलोंग द लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। जब तुम अलोंग द लेंथ कट करते हो तो एरिया हाफ होता है, इट्स नॉट बिग डील, कोई कोई बड़ी बात नहीं हो समझना। ये मेरे पास एरिया था, इसको मैंने लेंथ के अलोंग कट कर दिया, आधा पार्ट, तो आधा एरिया। लेकिन जब उसको मैं लेंथ को परपेंडिकुलर कट करूंगा तो लेंथ आधा आधा होगा, एरिया आधा आधा नहीं होगा। तो यहाँ पे चारों में से एक पार्ट का हर एक पार्ट का एरिया कितना हो गया? इनिशियल एरिया बाय 2। तो एक पार्ट का कितना हो गया पोल स्ट्रेंथ? m बाई 2। अगर m बाई 2 हो गया तो चारों का कितना होगा? m बाई 2। सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप लग तो रहा है। टू सिमिलर बार मैग्नेट्स, सिमिलर है, सिमिलर P एंड Q, ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, P का भी m था, Q का भी m था। इफ P इज कट अलोंग एक्सियल लाइन, P को तुमने ऐसा कट किया अलोंग एक्सियल लाइन, मतलब दोनों पार्ट का क्या हो गया? m by 2, राइट। एंड Q इज कट अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, और Q को तुमने कैसे कट किया? ऐसा कट किया इक्वेटोरियल लाइन। All the four pieces obtained have magnetic moment m by 2। अभी तो देखा वही क्वेश्चन है, सिर्फ तुमको ये बोला था पिछले केस में कि एक ही मैग्नेट के 4 पेज किए, अब बोला 2 मैग्नेट है, पहले के 2 पेज किए और दूसरे के 2 पेज किए, पहले के अलोंग द एक्सिस, दूसरे के अलोंग द इक्वेटर। यस और नो? और दोनों सिमिलर थे कि नहीं थे? ना थे, हाँ कि ना? हाँ, तो सिमिलर थे तो क्वेश्चन सेम है, घुमा के पूछ लिया, इज द सेम क्वेश्चन, तो क्या आएगा? m by 2। या आप सब यहाँ ध्यान दो, नो वन ऑफ यू विल बी स्लीपिंग, नो वन ऑफ यू विल बी राइटिंग डाउन एनीथिंग। आई अगेन रिपीट, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैंने कहीं नहीं बोला तुम क्वेश्चन में फंस रहे हो, उनको वही करना होता है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे तुमको पोल स्ट्रेंथ फाइंड करना है क्या? नहीं। यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है क्या? नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच किया? यहाँ पे हमने बोला हमको पता है एक ही मैग्नेट के 4 पार्ट कर रहे हो, गुड, और क्वेश्चन के फ्रेमिंग के हिसाब से, क्वेश्चन के पूछने के तरीके के हिसाब से चारों पार्ट का सेम आने वाला है। मैं एक पार्ट का निकाला तो मेरा काम हो गया, राइट। मैं यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ फाइंड कर रहा हूँ, मैं मोमेंट नहीं फाइंड कर रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग आउट पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया हाफ, क्योंकि पहले मैं अगर एक्सिस के अलॉन्ग कट कर लेता हूँ, चलो नहीं करता हूँ, ऐसा कट करता हूँ, बराबर, लेंथ हाफ हाफ हो गया। यस और नो? यस। क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला तुमको एक्सिस के अलॉन्ग भी कट करना है। तो पहले तुमने काटा परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ आधा आधा, अपना पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन तुम ऐसा भी काट रहे हो along द एक्सिस, बराबर। तो पहले 2 पीसेस थे, अभी कितने हो गए? 4। अगर पहले लेंथ L था, मैंने इक्वेटर के अलॉन्ग कट कर दिया उसको, तो लेंथ कितना कितना हो गया? L by 2, L by 2। डिड द पोल स्ट्रेंथ चेंज? नो, बराबर। नाउ यू आर कटिंग इट अलॉन्ग एक्सिस, राइट। कितने पीस हो गए? 2 के 4, हर एक पीस का एरिया कितना है? a by 2। तो पोल स्ट्रेंथ हर एक पीस का कितना है? a by 2। इज दैट क्लियर नाउ?
पक्का। अब ये क्वेश्चन खत्म, अब उस क्वेश्चन को भूल जाओ, नया क्वेश्चन है, वापस सोचो। दो सिमिलर मैग्नेट्स है, यू हैव टू सिमिलर मैग्नेट्स P एंड Q, सिमिलर मैग्नेट्स P एंड Q, ये P और ये Q, तो यू हैव टू मैग्नेट्स P एंड Q, P and Q. I'll call this as P magnet and Q magnets. क्वेश्चन में क्या बोला है? Each of moment M, मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे कैपिटल M इज मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज नॉट पोल स्ट्रेंथ। जिसको तो म्यू से नोट करते हो वो कैपिटल M बोल दिया। गुड। If P is cut along the axial line, if P is cut along the axial line, ऐसा काटा। पहले मैं ये केस सॉल्व करके देता हूँ, फिर उस पर जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, तो मैं लेंथ को L मान लेता हूँ, चलो L मान लिया। 2L बोलो L बोलो, तुम्हारी मर्जी, वैसे 2L लिखते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जिसको 2L लिखते हैं। It is up to you. If you want to write down 2L, I am perfectly fine with that. You have North Pole, you have South Pole, okay, done. यहाँ से यहाँ तक L ये है, तो कितना हो गया? 2L. ये पता है, dipole moment is closer than 2L. Is that clear? Sure. When you cut along the axis, did length change? No. तो यहाँ पे change हुआ? No. तो इस केस में M किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? पोल स्ट्रेंथ। लेकिन पोल स्ट्रेंथ हाफ हुआ ना, क्योंकि एरिया हाफ हो गया, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे m प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? a। तो जो नया पार्ट बना ये हाफ वाला m डैश और ये हाफ वाला m डैश, तो m डैश बाय m will be equal to a dash by a dash is a by 2 upon a, तो कितना हो गया? 1/2, तो m by 2। पक्का? केस 1 डन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है अब? पक्का पक्का। अब दूसरा केस सोचो, दूसरे केस में तुमने इसको ऐसा कट किया। अच्छा एक बात बताओ, टोटल लेंथ कितना था? 2L। मैंने ऐसा कट किया तो हर एक पार्ट का लेंथ कितना हो गया? L और L। डू यू एग्री टू दिस? और डाइपोल मोमेंट M किस पे डिपेंड करता है? QM इंटू 2L, मतलब लेंथ पे, राइट? तो इस केस में जब मैं M डैश बाय M करने जाऊंगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ। डज दैट मेक सेंस नाउ? बट लेंथ चेंज हुआ, यस, क्योंकि न्यू लेंथ इज L एंड द ओरिजिनल वन वाज 2L। पक्का? गुड 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 गुड। तुम सिर्फ कंफ्यूज कर गए पोल स्ट्रेंथ में और मोमेंट में। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ नहीं पूछा, मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ एक पे डिपेंड करता है। ये वाले हो गया कैंसिल और कैंसिल। Now tell me, is m dash equals to m by 2? Yes. So answer is m by 2. Good. तो I want an answer from you. पोल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? एरिया पे। डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है? एरिया एंड लेंथ। अगर ये तुमको भी पता है तो अगला आंसर तुम डायरेक्टली बता सकते हो मुझे, राइट? आई होप दैट यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। नो? फर्स्ट 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 quick quick quick। Okay, now read the question carefully. A long magnetic needle, like a magnet, उसका लेंथ कितना है? 2L। डायपोल मोमेंट कितना है? M। डायपोल मोमेंट M है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है। कैपिटल M क्या है? डायपोल मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्मॉल m। इज broken into two pieces at the middle, at the middle, at the middle, at the middle, ये केस, right? Case 2, good. The magnetic moment and pole strength of each of piece will be, एक मिनट, कहीं मत करना आप, यहाँ ध्यान दो। हमने मिडल में ब्रेक किया, did area change? No. Will pole strength change? No. Pole strength will remain same. लेकिन मिडल में ब्रेक किया तो लेंथ हाफ हाफ हो गया, yes. डायपोल मोमेंट हाफ हाफ होगा, yes. What will be the answer? C. Done. C. Good. अगला क्वेश्चन।
टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ एल, हमारे पास दो आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स है, दोनों का लेंथ एल है एंड पोल स्ट्रेंथ एम है, पोल स्ट्रेंथ एम है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर with north pole of one touching south pole of other. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम is, तो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हमारे पास दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है मान लेते हैं, ये एक का नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, ऐसा उन्होंने बोला है। फिर बोला है दूसरा मैग्नेट जो है इट इज केप्ट, कैसे रखा है, कैसे रखा है, नॉर्थ पोल इज टचिंग साउथ, तो जो दूसरे मैग्नेट का साउथ है वो पहले के नॉर्थ को टच कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू इन द क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। तो ये वाला पोल कौन है, साउथ पोल है, ये कौन है, नॉर्थ पोल है। दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, m, लेंथ कितना है l, लेंथ कितना है l, लेंथ कितना है l। जब मैं ऐसा अटक जाऊं ना तो इसका मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट, लेंथ कितना है l, पोल स्ट्रेंथ कितना है m, तो m इंटू एल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना कितना है, m2 कितना है ml, m1 कितना है ml, बराबर। नाउ डू यू आल्सो रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल कौन सा था, साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ। तो जो पहले का डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ये है, ये m1 का डायरेक्शन है, बराबर, गुड। जो दूसरा है उसका डायरेक्शन इधर है, ये m2 का डायरेक्शन है, राइट। तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूँ, ये m1 था, ये m2 था, m2 था, दिस इज m2, दिस इज m1, बराबर। तो दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है, अलोंग द डायगोनल। ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट, m डैश बोल देते हैं, रिजल्टेंट है ये। और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो इट इज अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों m1 m2 क्या है, सेम है, सिंस m1 एंड m2 आर इक्वल, तो सिंस m1 is equals to m2, तो you will have under root of 2m1 square which is root 2 m1, लेकिन m1 की वैल्यू कितनी है, ml है, तो आंसर आएगा रूट 2 ml, रूट 2 ml, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तुम मार्क्स मत छोड़ो, दो तीन कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है सारे। अब ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन, दे आर सिमिलर क्वेश्चंस। टू मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, वहां पे भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम था, आर प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म अ क्रॉस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दे आर केप्ट लाइक टू मेक अ क्रॉस, ऐसा क्रॉस ऐसा बनेगा, तो क्रॉस बनेगा तो ये भी तो क्रॉस ही है, दिस इज सेम क्वेश्चन। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर, वहां पे भी परपेंडिकुलर आने वाले हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम विल बी रूट 2 m, सिंपल। ये पहला मैग्नेट रख दिया मैंने, पहला मैग्नेट, गुड, और यहाँ पे रख देता हूँ दूसरा मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट, तो यू हैव टू मैग्नेट्स, ओके, ऐसा है। देन दिस इज लेट अस से साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज लेट अस से साउथ पोल नॉर्थ, जो भी बोलना डज नॉट मैटर, तुमको साउथ कहाँ रखना है, नॉर्थ कहाँ रखना है, तुम्हारी मर्जी है, डज नॉट मैटर रियली। जो पहला है उसका डाइपोल मोमेंट यहाँ जाएगा m1 विच इज इक्वल टू m बेसिकली, और जो दूसरा है उसका डाइपोल मोमेंट ऐसा जाएगा साउथ टू नॉर्थ, m2 विच इज अगेन m, तो जो रिजल्टेंट है वो अलोंग डायगोनल होगा, ऑफ कोर्स ऐसा आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट हियर इन दिस केस, ये आ गया रिजल्टेंट m, एंड एज यू ऑलरेडी नो m डैश, जो रिजल्टेंट होता है m डैश, अगर दो परपेंडिकुलर है मोमेंट तो रिजल्टेंट इज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो रूट 2m, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूट 2m, डन, खत्म, सिंपल। ये क्रॉस ही है, हाँ, इसको कंफ्यूज मत करना, दिस ओरिएंटेशन
and this orientation is the same. वो दोनों सेम ही है. This is cross, that is cross. अगला क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन, इज ए गुड क्वेश्चन, इजी, गुड. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे आएगा. आस्क एनीवन एनी क्वेश्चन, ध्यान नहीं हुआ तो यू हैव टू आंसर दिस. ईच एटम ऑफ आयन बार के डायमेंशंस दिए हुए हैं. 5 क्रॉस 1 क्रॉस 1 सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम है वो. तो वॉल्यूम हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब. 5 सेंटीमीटर क्यूब इज 5 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब. वॉल्यूम आ गया. हैज मैग्नेटिक मोमेंट, हर एक एटम का कितना है? 1.8 × 10⁻23 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, हर एक एटम का. नोइंग दैट द डेंसिटी ऑफ आयन का डेंसिटी दिया है 7.78 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. उसका एटॉमिक वेट दिया है 56. एंड एवोगाड्रो नंबर दिया है आपको 6.02 × 10⁻23. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार इन द स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन विल बी. आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी ये प्रॉब्लम होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते. बट ऑब्वियस, क्योंकि थ्योरी नहीं क्लियर है, ऊपर से इमेजिनेशन तुम्हारा अभी तक वहां पर गया नहीं. डू यू रिमेंबर व्हाट इज सैचुरेशन? व्हेन ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, सो क्या बोलते हो? सैचुरेशन. तुमको पूछा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार इन द स्टेट ऑफ सैचुरेशन इज. अच्छा एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है. डाइपोल मोमेंट टोटल फाइंड करना है. तुमको किसका दिया है? हर एक का डाइपोल मोमेंट को मैं स्मॉल m बोल देता हूँ, और यू कैन से कैपिटल M. राइट, आई नो दिस. if I am able to find out what is the total number of atoms, क्योंकि हर एक एटम के साथ m है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गया कैपिटल N, तो व्हाट विल बी टोटल डाइपोल मोमेंट? N into m. बराबर. हमको पूरे सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? N into m, when n is total number of atoms into m is डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम. वो तो कैपिटल M तो पता है, तो क्या नहीं पता है? n. तो अभी क्या फाइंड करोगे? n. वो कैसे फाइंड करते हो? तुमको वॉल्यूम दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम. बराबर, पक्का, गुड. वॉल्यूम v. अगर मुझे ये पता लग जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. फॉर एग्जांपल, यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में मान लो 1000 एटम्स है. यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? 1000. राइट, तो 2 मीटर क्यूब में कितने हो गए? 2000. 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना हो गया? 3000. 4 में कितना हो गया? 4000. तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो स्मॉल n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. और यह है टोटल नंबर ऑफ एटम्स. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ेंगे. पक्का? श्योर. तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को 1 में. सो फ्रॉम 1 and 2 I have total dipole moment m total equals to n into v into m. मुझे v पता है 5 into 10⁻⁶. मुझे m पता है, मुझे n पता है, नहीं पता है. I don't know what is the number of atoms per unit volume. पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए. हमको एक एटम का डाइपोल मोमेंट दिया था, हमको सबका पूछा है, टोटल पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम. बराबर. वॉल्यूम पता है? हाँ. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है ना? अभी वो फाइंड करो. वो कैसे फाइंड करते हो? उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. पता है क्या है? अगर फॉर्मूला भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, डायमेंशन तो सीखे है ना हम लोगों ने. वो n होता है, इफ यू रिमेंबर, n होता है, इफ यू रिमेंबर, रो Na बाय एटॉमिक मास. बराबर. इफ यू आर कंफ्यूज, डोंट वरी, Na इज जस्ट अ नंबर, इट हैज नो यूनिट्स. ओके. एवोगाड्रो नंबर होता है ना, यूनिट्स होते हैं उसके? नहीं होते. व्हाट इज रो?
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज एम, किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, तो 1/मीटर क्यूब। ये मिल गया आपको नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, डन डन, हो गया ये। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4, from 3 and 4 you get, therefore you get m total equals to rho n a by m, v और m। अब कंफ्यूजन क्या होगा, ये m क्या था, ये m क्या था, ये m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, m डैश बोल दो, और वो m कौन है, डायपोल मोमेंट है। तो कंफ्यूज मत हो जाओ, नहीं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा फिर अदरवाइज। यस, you know what is density? Of course you know. What is density? 7.78 into 10 raised to 3. What is number of Avogadro number? 6.02 into 10 raised to 23. What is volume? 5 into 10 raised to minus 6. What is dipole moment of each? दिया है ना कुछ, dipole moment of each atom दिया है ना आपको, कितना दिया हुआ है, कितना है, 1.8 into 10 raised to minus 23 upon what is molecular weight, molecular atomic weight 56। हाँ कि ना, क्योंकि इधर गड़बड़ की तो गए, यस और नो, पक्का, गुड डन। तो सब सॉल्व करके हमको देखना पड़ेगा आंसर क्या आता है, तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस। सबसे पहले 10 प्लस 23 माइनस 23 हो गया आंसर, गुड। चलो मैं तुमको एक अप्रोक्सीमेट आंसर बताता हूँ, और मैंने एक जानबूझ के गलती की है यहाँ पे, जानबूझ के किया है, तो वो आखिर में समझाता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, व्हाट इज 7 6 42, ओके गुड, यहाँ रखना 42 है, 42, दिस इज 42, 42 into 5, 42 into 5, 210, 210 roughly 2, 420 कितना, 420 कितना है, 420 है ना। मैं और बताता हूँ, व्हाट इज दिस, चलो 8 मान लो, क्या फर्क पड़ता है, 8 इंटू 6 48 कितना है, 48, 48, 8 का टेबल पता है, 48 और 56, 48 6 और 7 जा, तो नीचे 7 है। अब मत कंफ्यूज करना, ऊपर कौन है, 6, थोड़े 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 मान लो 60 कितना, 60 कितना, 60 नीचे कितना था, कितना था 7, बटे 60 बाई 7, बटे 60 बाई 7, 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग। ये अपर लिमिट है, क्यों अपर लिमिट है, मैंने ओवर एस्टिमेट किया, 1.8 को 2 मान लिया, तो ये इसको भी मैंने 8 मान लिया, तो ये अपर लिमिट है, मतलब आंसर तुम्हारा उससे कम आएगा, हाँ कि ना, हाँ यस, वेट 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 वेट, ये और ये हो गया कैंसिल, हमारा कैलकुलेशन क्या है, बाकी नंबर से सब मिला के 8 पॉइंट समथिंग, बराबर, इनटू कितना, ये 10⁻⁻⁶। अब ये प्रॉब्लम दे रहा है ना तुमको 10⁻⁻⁶, आंसर में तो नहीं है 10⁻⁻, है क्या, हाँ ये ना, जो मास है, मास वो नॉर्मली ग्राम में होता है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻3, ये करेक्शन हो गया। और व्हाट एल्स, 10 टू, या यस, डेंसिटी का 10⁻3 बाकी था, हो गया करेक्शन खत्म, राइट। तो ये याद रखना, ये जानबूझ के मैंने गड़बड़ की, क्योंकि इट इज इन ग्राम्स, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तुम जब सारे के सारे 10 के पावर्स देखोगे ना, बेसिकली ये तो गया, ये कितना है, कितना है, -3 -3, ये भी गया, सब गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, जो कैलकुलेशन किया था वो 8 से नीचे, वापस बता रहा हूँ, 8 6 48, ऊपर 42 56, 6 एंड 7, 6 5 30, 30 into 2 60, 60 by 7 is 8 point something, 8 point something is over estimate, इससे कम आएगा, इससे कम है कि आंसर है 7.54, और चेक करना यही आएगा, है कि देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम 10⁻⁴ मीटर क्यूब, मतलब V दिया है, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी 1000, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर होता है, म्यू आर, और आपको याद होना चाहिए 1 प्लस का इक्वल टू म्यू आर होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड वाउंड विथ 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ये आयरन रॉड एक सोलेनॉइड के अंदर रखा है, राइट। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, बाइंडिंग होता है सोलेनॉइड पे, रॉड है उसके सेंटर में, मैंने हिस्ट्री से समझाने के लिए वो एग्जांपल लिया था, राइट। तो करंट तुमने 0.5 एम्पियर का पास किया, तो ये जो करंट है ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा म्यू 0 Ni, और वहीं पे तुम्हारा वो आयरन रॉड रखा है, तो आयरन रॉड मैग्नेटाइज होगा। Then the magnetic moment of the rod is, magnetic moment of the rod is, very good। तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन। You have a solenoid, you have a solenoid, you have a solenoid, सोलेनॉइड के ऊपर ऐसा एक वाइंडिंग है, सोलेनॉइड पे वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में से तुम करंट पास कर रहे हो, और जब तुम इसमें करंट पास करोगे तो ये अपने एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड होता है B0 इक्वल्स टू म्यू 0 Ni, और ये Ni को तुम बोलते हो H, तो म्यू 0 H। फिर आपने इसके सेंटर पे एक रॉड को रख दिया, आयरन के रॉड को रख दिया, आयरन के रॉड को रख दिया, क्योंकि ये आयरन रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये मैग्नेटाइज होने लगेगा। और आपको पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड, मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूँ बिकॉज ये काइंड ऑफ क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ आंसर, आई वांट यू टू मेक मिस्टेक हियर। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया, आई, राइट, करेक्ट। गलती है, गलती इसलिए है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला ये जो आयरन रॉड है, ये जो आयरन रॉड है इसका करंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, करंट सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे आई ए नहीं चलेगा, फिर तुमको ये सोचना पड़ेगा कि फिर मैंने और कहाँ कहाँ पे ये सुन के रखा है। तो डू यू रिमेंबर मैग्नेटाइजेशन वाज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटाइजेशन ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तुमको किसका डायपोल मोमेंट पूछा है, मटेरियल का, रॉड का, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैं अगर ये यूज करता हूँ तो मुझे मिल जाता है mz इंटू वी, वी तो दिया हुआ है वॉल्यूम, तो मुझे क्या चाहिए अब, mz। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन। नाउ आई नीड टू थिंक कि हाउ डू आई गेट दिस। फिर मुझे याद आता है कि ये जो mz है ये हमने कहीं और देख के रखा है, कहाँ देख के रखा है, chi into h, okay। You can actually recall all the steps. Total field is b0 plus bn, पक्का। b इक्वल टू b0 इज, इफ यू रिमेम्बर अभी लिखा मैंने, म्यू 0 h प्लस ये होता है म्यू 0 mz, फिर b इक्वल्स टू म्यू 0 में अगर कॉमन निकालता हूँ तो h प्लस mz, मतलब b अपॉन म्यू 0 इक्वल्स टू h प्लस mz। तो मुझे अगर mz चाहिए तो मुझे b बाय म्यू 0 माइनस h करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2। प्रॉब्लम ये है h तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि h इज ni और n मुझे दिया हुआ है 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर, पहले उसको मैं टर्न्स पर मीटर में कन्वर्ट करूंगा और करंट से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे h मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो व्हाट इज द टोटल फील्ड बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पर हमको म्यू आर दिया है, क्या दिया है, म्यू आर। बट डू यू रिमेंबर जो इस डेरिवेशन का लास्ट स्टेप था वो ऐसा था क्या, ऐसा था ना, ऐसा। तो ये होता है इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, यस। तो ऑफ कोर्स यू मस्ट रिमेंबर, इसको शिफ्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3, गुड, पक्का। ये लास्ट स्टेप था आपका डेरिवेशन का, नहीं याद है, बता देता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है, b0 bn, इज दैट क्लियर, यस। फिर तुम mz को क्या लिखते हो,
एम जेड का एच, क्योंकि का इज एम जेड बाई एच। तो मैं ये स्टेप से बता देता हूँ तुमको, जस्ट फॉर योर रिविजन। इसको तुम लिखते हो का एच, फिर क्या करते हो, एच कॉमन निकालते हो, वन प्लस काय क्या होता है, म्यू आर। तो बी इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एच। आ गया स्टेप, गुड गुड। तो ये भी जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है ये आपको पता होने चाहिए, यू शुड नो दिस। हो गया। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 में डाल देता हूं मैं। So therefore, from equation number 2 and 3, I will get mz equals to mu r h minus h, मतलब mz equals to mu r minus 1 into h, और h है ni, mu r minus 1 into ni। ओके, पक्का पक्का। ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4, from 1 and 4 you get, what was equation number 1, m equal to small m equal to mz, what is mz, mu r minus 1 ni into क्या, वॉल्यूम, into क्या, वॉल्यूम। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। अभी तुम्हारे पास फाइनली फॉर्मूला है। n जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 5 अपॉन 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻²। तो ये हो जाएगा 500 टर्न्स पर मीटर। तो n की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर यू हैव स्मॉल m इक्वल्स टू म्यू आर की वैल्यू 1000 दी हुई है, 1000 माइनस 1 n तुम्हारे पास 500 आया, अभी देखा हमने। करंट तुमको 0.5 दिया था, इंटू v कितना है, 10⁻⁴ दिया हुआ है, 10⁻⁴ दिया हुआ है। तो ऐसा करो, अब 1000 में से 1 गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, 1000 ही है वो। इंटू ये 500 इंटू 0.5 250 इंटू 10⁻⁴, 250 का 0 दे दो, बराबर। तो 10⁻⁴ कैंसिल, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil carrying current I has radius r and number of turns is n. It is rewound so that radius of the new coil is r by 4 and it carries current I. पहले भी करंट आया था, अभी भी करंट आया है। पहले रेडियस r था, अभी r by 4 है। पहले नंबर ऑफ टर्न्स n था, अभी n नहीं होगा। The ratio of magnetic moment of new coil to that of original coil is, magnetic moment of new coil to that of original coil is, सबसे पहले coil 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 का मैग्नेटिक मोमेंट m होता है n इंटू आई इंटू ए। इसमें से करंट है कांस्टेंट, तो m इक्वल्स टू एन आई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो I और पाई तो कांस्टेंट है, तो m इज प्रोपोर्शनल टू n r स्क्वायर। गुड। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब मुझे न्यू मोमेंट किसका रेशो पूछा है, रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल, मतलब m2 बाय m1, तो n2 बाय n1 r2 बाय r1 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। आपको बोला है, वैसे तुमको r तो पता ही है, r2 इज r बाय 4, r1 इज r, तो वो तो ठीक है, वो तो 1 बाय 4 हो गया, वो तो ठीक है। अब n2 और n1 निकालना पड़ेगा। n2 और n1 कैसे फाइंड करते हो, पहले पहले n कॉइल्स थे, n टर्न्स थे, करेक्ट, और सरकमफेरेंस कितना था, 2 पाई आर। पहले पहले आपके पास n टर्न्स थे और रेडियस था r, बराबर। तो 2 पाई r इज 1 टर्न इनटू n इज द टोटल लेंथ। तो लेंथ इन द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस विल रिमेन सेम, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं बोला है कि तुमने वायर, जिस वायर से तुम कॉइल बना रहे हो उसका लेंथ चेंज किया, नहीं किया हम लोगों ने चेंज। इक्वल टू, बराबर, राइट, n1 r1, गुड, n2 2 पाई r2
क्योंकि अभी तुमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा है या कम किया है, बढ़ा है, जो भी किए, इवन इफ यू इंक्रीज और इफ यू डिक्रीज वॉट एवर यू डू, radius will change. Radius in this case is r2, which is r by 4. ऐसा दिया है, तो कैंसिल कैंसिल, n2 by n1 is r1 by r2, तो यहाँ से आपको मिल गया n2 by n1 equals to n2 by n1 equals to r1 by r2, equation number 2. So from equation number 1 and 2, dipole moment m2 by m1, which was n2 by n1. What is n2 by n1? r1 by r2, और उधर क्या है r2 by r1 का स्क्वायर. स्क्वायर होने की वजह से ये एक बार हो जाएगा कैंसल. r2 by r1, r2 is r by 4 upon r, तो कितना हो गया 1 by 4. ऑप्शन नंबर सी. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ratio of magnetic intensities for an axial point and a point on broadside on position at equal distance d from the center of magnet will be, or the magnetic field at a distance d from the short bar magnetic nominal and transformation r. ठीक है, ओके, एक ही बात है. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं वापस एक बार. आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है फॉर एन एक्सियल पॉइंट, मतलब वो पॉइंट एक्सिस पे है, एंड अ पॉइंट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. अभी ये तुमको नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट के दो साइड्स है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों से ब्रॉड कौन है? ब्रॉड कौन है? ये. तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब इक्वेटर की बात हो रही है, और नैरो या फिर एंड ऑन पोजीशन, कौन सा पोजीशन? एंड ऑन पोजीशन, वो एक्सिस की बात होती है. फिर तो बहुत बार ना एक्सिस को एक्सिस नहीं बोलते, वो एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं. तुम सोचते बैठो व्हाट इज एंड ऑन पोजीशन? एंड जहां मैग्नेट एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, वो पोजीशन मतलब कौन सा? नहीं, एक्सिस, राइट. और इक्वेटर को भी बहुत बार इक्वेटर नहीं बोलते, ब्रॉड साइड ऑन बोलते हैं. ब्रॉड साइड मतलब ब्रॉड साइड, उस पे. तो ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन मतलब इक्वेटर. पहले तो ये पता होना चाहिए. गुड. इक्वल डिस्टेंसेस डी, तो एक्सिस पे उस पॉइंट का डिस्टेंस डी है और इक्वेटर पे भी डी है, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस डी है. यहाँ पे एक पॉइंट है पी, इधर फील्ड निकालो, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी डैश, इसका डिस्टेंस भी डी है, बराबर. यहाँ पे भी फील्ड फाइंड करो, तो रेशियो लो, ऐसा क्वेश्चन. ओके, गुड, ऐसा क्वेश्चन है. तो वापस देख लो एक बार. एक्सियल पॉइंट टू दैट ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड along the axis? mu0 by 4 pi 2 times of dipole moment, कैपिटल M बोल देता हूं मैं, अपॉन डिस्टेंस का क्यूब. आज ही देखा था. और इक्वेटर पे पता है क्या होता है? mu0 by 4 pi m by d क्यूब. सिर्फ 2 नहीं होता है. डन. तो इसका मतलब एक्सिस बाय इक्वेटर का अगर मुझे रेशियो निकालना हो, सब कुछ कैंसल, सिर्फ क्या बचा? तो आंसर शुड बी 2:1. ऑप्शन सी.